मगर मुझे एक टॉपिक से हटके इतना अच्छा इन्होंने भी एक टोटका बताया विच इज़ लाइक, ये डाइटिशियन ही कोई अच्छी बता सकती हैं। इन्होंने बताया मेथी का जो मेथड़े का जो दाना है ना, वो और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो रात को हम मिकदार करके आप पानी में भिगो दें, और सुबह जब आप उठें तो उसको आपने बॉईल नहीं करना या बस कुछ नहीं करना, उसको आपने छानना है, नहीं छानना, आप उसको सुबह सुबह नहा मुँह पी जाइए। उससे ये होगा कि आपका वेट भी लूज़ होगा, आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, आपके फेस पे बॉडी में जो स्वेलिंग होती है एकदम से, जो ऐसे आप फूले फूले लगते हैं वो नहीं लगेंगे आपका, तो हर चीज़ नॉर्मलाइज लगेगी। ऐसी है ये वेट लूज़ के लिए भी बड़ा काम करता है, वेट लॉस पे भी हेल्प करता है फ़िज़ा। लेकिन कोई एक चीज़, जैसे जो ज़ीरा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, जो मेथी दाना है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप मेथी दाना और ज़ीरे का पानी पी के उसके बाद पूरा दिन निहारी पाए खाएंगे तो फिर इसने वेट लॉस नहीं कराना। हाँ, अगर आप वेट लॉस डाइट प्लान पे हैं तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं वेट लॉस को बढ़ाने में, उस पूरे प्रोसेस को ज़रा बेहतर कर सकते हैं। अब ये वाली चीज़ जो आपने बताई है, इसके भले हम वेगन डाइट पे हों, नॉन वेगन डाइट पे हों, उसके अलावा भी हम इसके साथ इसको ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। ज़बरदस्त। जी मुझे बताइए कि नॉन वेगन डाइट जो होती है जिस्मानी ताकत को बढ़ाने में मददगार साबित होती है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। ये नॉन वेगन डाइट क्या है, जिसमें हम एनिमल सोर्सेज से दूध जो आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ है B12 का अच्छा सोर्स। एज आई सेड कि जो B12 है वो आपके पट्ठों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग B12 का इस्तेमाल नहीं करते उनके पट्ठे ही तो कमज़ोर हो जाते हैं। सो अगर आप नॉन वीगन डाइट में आपको B12 अच्छा मिल रहा है, आपको कैल्शियम अच्छा मिल रहा है, आपको हेल्दी फैट्स भी मिल रहे हैं। हाँ, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो आपको अनहेल्दी फैट्स भी वहाँ से आना शुरू हो जाएंगे, बट मॉडरेशन के अंदर आपको हेल्दी फैट्स अच्छे मिल रहे हैं जो कि ज़ाहिर आपके पट्ठों को मजबूत करेंगे, ओवरऑल आपको आयरन भी ज़्यादा देंगे, कैल्शियम भी ज़्यादा देंगे, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी होगी। अच्छा, कुछ लोग अब सब्जियां बिल्कुल छोड़ देते हैं, नहीं खाते, और वो सिर्फ और सिर्फ गोश्त की डाइट पे चले जाते हैं, चाहे वो मुर्गी हो, मछली हो, बीफ हो, लैम्प, जो भी हो, तो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब इस सिचुएशन में उनके लिए क्या जिस्मानी सिचुएशंस ख़राब हो सकती हैं? इसको हम कहते हैं कार्निवोर डाइट, जिसमें उन्होंने सिर्फ गोश्त खोरी करनी होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि गोश्त के अंदर फाइबर नहीं होता फ़िज़ा। फाइबर आपकी गट के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के जितने इश्यूज़ हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। हर बीमारी का कहीं ना कहीं ताल्लुक एट द एंड जाके फाइबर से निकल आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फाइबर आपकी डाइट से निकलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइबर। जो लोग सिर्फ कार्निवोर डाइट पे जाते हैं उनका फाइबर पूरा नहीं होता। उससे होता क्या है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। सबसे पहले तो आती है जी कॉन्स्टिपेशन ही ठीक नहीं हो रही पेशेंट की, और कहीं ना कहीं उसकी वजह ये होती है कि वो कार्निवोर डाइट पे होता है। फिर पाइल्स का मसला ऐसे लोगों को शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है जी ब्लड प्रेशर का मसला, यूरिक एसिड बढ़ने लग गया है, क्योंकि जब खाना ही मटन, बीफ और गोश्त है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, मॉडरेशन में नहीं खाना, बैलेंस में नहीं खाना, तो फिर यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स भी होंगे। हर चीज़ अगर आप मॉडरेशन में लें तो वो फ़ायदेमंद है। रेनबो डाइट पे जाएं। रेनबो डाइट होती है कलरफुल डाइट, आपकी प्लेट के अंदर सब कुछ होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके एक बैलेंस। कुछ लोग ये भी करते हैं कि मुर्ग मुसल्लम हो गया और जितना गोश्त वगैरह है, ऐसी अशिया होती है, सब कुछ खाते हैं, मगर साथ में कहते हैं थोड़ा सा सैलड खा लो तो सब बैलेंस हो जाएगा। तो ये ठीक है क्या? देखिए, मुर्ग मुसल्लम अगर आपने हेल्दी तरीके से बनाया हुआ है, आपने उसको ग्रिल किया है या आपने उसको स्टीम किया, उसमें 1 से 2 चाय के चम्मच ऑयल डाला है, इससे ज़्यादा नहीं, और साथ में आपने सैलड रख लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिपेंड करता है कि सैलड के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फ़िज़ा कई लोग सैलड ही इतना बुरा बनाते हैं, उसके अंदर मैक्रोनी उबाल के ऊपर सॉस डाल देते हैं। मैक्रोनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मॉडरेशन के अंदर। अब मैक्रोनी का ही सैलड बना दिया, उसके अंदर कोई सब्ज़ी बराए नाम है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सब्ज़ियाँ आप साथ लें, कच्ची कटी हुई सब्जियां हो सकती हैं, साथ आप एप्पल साइडर डाल सकते हैं, उसके अंदर लेमन डाल सकते हैं। एप्पल साइडर के लिए भी आपने बात बताई, ब्रेक में बता देती हूँ। आयशा कह रही थी कि एप्पल साइडर को पानी में घोल के नहीं पीना। एप्पल साइडर जब आपने लेना है तो वो आपने सैलड के साथ, किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है, किसी सब्जी के साथ ऐसे इस्तेमाल करना है, वरना ये आपकी गट हेल्थ को सारा बर्बाद कर देगा। पानी में घोल के नहीं पीना, इसको आपने सलाद पे डाल के विद मील इस्तेमाल किया जा सकता है। सैलड के ऊपर आप एप्पल साइडर या लेमन डाल के उसका इस्तेमाल करें, साथ में आप गोश्त का इस्तेमाल एंड थोड़े से कार्ब्स। अब कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। कहीं ना कहीं कार्ब्स में ज़रूरी नहीं है कि आपने रोटी चावल ही खाने, आप 2 खजूरें खा लें, वहाँ से भी आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। इसके साथ 2 खजूरें ले लें, आपका पूरा मील कंप्लीट हो जाएगा।
ज़बरदस्त। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूँगी कोई ऐसी टिप जो आपको लगता है कि आप ज़रूर दें उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे वेगन डाइट या नॉन वेगन डाइट को फॉलो करने के चक्कर में जो है ना एक तरफ़ा हो जाते हैं, और जो कंबाइन आपने कहा कि रेनबो डाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डाइट। अगर आपकी प्लेट में सारे कलर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, हर तरीके का मौसमी सब्ज़ी है और साथ साथ गोश्त भी है, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, तो वो आपका एक कंप्लीट रेनबो मील है, राइट। अगर इस तरीके की डाइट कोई नहीं ले रहा, अब उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले सबसे पहली बात तो ये फ़िज़ा कि ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। व्हेन इट कम्स टू डाइट, आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, आप डाइटिशियंस को, डॉक्टर्स को फॉलो करेंगे, ट्रेंड्स को देख के आप अपनी सेहत को ख़राब नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप किसी वजह से वीगन हुए हैं तो ये एक शॉर्ट टर्म डाइट है, आप इसको 3 to 4 मंथ्स मैक्सिमम लेके चलेंगे, उसके बाद आपने नॉर्मल डाइट की तरफ आ जाना है। किसी वजह से अगर आपको वीगन होना पड़ गया या आपका मज़हब आपको गोश्त खाने की इजाज़त नहीं देता, उस केस में आपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल साथ में ज़रूर रखना है ताकि आपको इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना पूरे करने पड़ें, कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना इसके भुगतने पड़ें। इसके साथ साथ आपने अपने प्रोटीन को पूरा करने के लिए नट्स का ज़रूर इस्तेमाल करना है अगर आपका मज़हब आपको वीगन होने का कहता है। सो नट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें और दालों का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि जितना हो सकता है नेचुरल तरीके से आपको प्रोटीन मिले। बाकी आप फिर सप्लीमेंट से, प्रोटीन वेव प्रोटीन से या प्रोटीन सप्लीमेंट से, प्रोटीन पाउडर से उसको पूरा कर सकते हैं। एट द एंड मैं यही मैसेज दूंगी कि जितना हो सके बैलेंस डाइट खाएं, सब कुछ खाएं, सब कुछ खाएं डाइट में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देगी। गोश्त भी उसी में आ जाता है, सब्जियां भी उसी में आ जाती हैं, फ्रूट्स भी उसी में। हर चीज़ अगर आप एक बैलेंस में रहेंगे तो वो आपको फ़ायदेमंद देगी। अच्छा, एक आपने बताया ना कि वीगन डाइट, नॉन वीगन डाइट के बारे में, इन दोनों के हिस्सों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पकाने में तेल वगैरह का या घी का इस्तेमाल तो होता ही होता है। आप क्या प्रेफर करती हैं कि हेल्दी डाइट के लिए नॉन वीगन, वीगन डाइट कोई सी भी इस्तेमाल की जा रही है, तेल कौन सा, घी कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है? वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, लोगों को लगता बट है लोग ये भी तो कहते हैं ना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को ऐसे पका नहीं सकते, भून नहीं सकते, इसका भी बात बता दें। नहीं, गलत है, आप इसको पका सकते हैं। बस अगर आप भून के तो कोई भी ऑयल लेंगे, वो आप कोई भी दुनिया का ऑयल लेंगे, उसको पकाते जाएंगे जैसे हम, वो ख़तरनाक है। लेकिन अगर आप तरीके से कुकिंग करते हैं, अच्छे तरीके से उसको ओवर कुक नहीं करते अपने मील्स को अगर आप ओवर कुक करते हैं वैसे भी सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप हमारी तो हांडी जब तक भुने ना सब्जियों की भी, जब तक पालक का रंग काला ना हो जाए तब तक के तो पालक का जायका कोई नहीं हमें आता। बस ये भी तो जायकों से निकल आएंगे तो फ़ायदा होगा हमें। वो तो फिर हम सिर्फ खोखली चीज़ें खाई जा रहे हैं ना, पेट को भर रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो नहीं रहे। अगर आप ओवर कुक कर रहे हैं तो उसमें तो कोई भी ऑयल अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप तरीके से कुकिंग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बेहतर है। अगर आप देसी घी में पका सकते हैं, देसी घी सैचुरेटेड फैट में आता है, नाश्ता उसमें बना सकते हैं। वैसे कोई भी मील स्लाइस वगैरह सेक सकते हैं? अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कार्ब्स को उसके ऊपर जैसे देसी घी को रोटी पे लगा के नहीं खाना, वो फिर फ़ायदा इससे ज़्यादा आपको नुकसान देगा। आपने बनाना, आप नाश्ते में अंडे उसमें बना सकते हैं। पहले कि मैं जाऊं जल्दी बताएं यहाँ पे, क्योंकि हम पंजाब से है ना, पंजाब में तो यही होता है कि रोटी बनाई, ठीक है, उसके बाद हाँ घी लगाया तो उसको पकाया नहीं, उसको कच्चा उतारा, बस गरम रोटी पे देसी घी रख के सालन के साथ दे दिया। दोनों केसेस खाना है कि नहीं खाना? नहीं खाना, बिल्कुल भी इस तरह से देसी घी इस्तेमाल नहीं करना। क्या होगा सैचुरेटेड फैट अगर खा लिया जल्दी से? टाइम हार्ट की हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ जाएगा आपका। सो सैचुरेटेड फैट सिर्फ 7% आपकी डाइट में होने चाहिए, और वो आप नाश्ते में चलो जी अंडा उसके अंदर बना लिया, कुकिंग में इस्तेमाल करें, ये नहीं कि कार्ब्स के ऊपर लगा के। लास्ट मक्खन भी नहीं, मक्खन भी नहीं, बिल्कुल सेम कैटेगरी। तो हमारी नानी दादियां तो हमें कहती है ये खाओगे तो मुंह निकलेगा, ये खाओगे तो रंग साफ होगा। हाय अल्लाह, इसके पूरा शो करना पड़ेगा। आप आएंगी दोबारा इस टॉपिक के ऊपर, ये जो देसी चीजें हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। आयशा को दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू ऑल। आज के शो पे आप सबने मेरा बहुत साथ दिया। आपसे कल मुलाकात करूंगी, इसी तरह आपका प्यार और साथ चाहिए। खुदा हाफिज़।